फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई डिफरेंट कंट्रीज के बीच होने वाले इन्वेस्टमेंट, ट्रेड्स और पेमेंट्स पे डिपेंड करती है। मेरा नाम है आर्य दुबे, वेलकम टू फिक एजुकेशन। आज हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि होगा डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या होती है एक्चुअली में डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की। तो जैसे कि आपको पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम अपनी जितनी भी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जो भी अलग अलग बाहरी करेंसीज होती है हम उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। और उसकी डिमांड जो कैसे अराइज करती है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस व्हेन अ पर्सन हैज टू मेक अ पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। तो सिंपल सी बात है, डिमांड तब आती है जब किसी पर्सन को कोई पेमेंट करनी है किसी फॉरेन करेंसी में। इन सिंपल टर्म्स इट इंडिकेट्स द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, है ना। और इस केस में आप देखें तो ये एक तरह का आउटफ्लो होता है किसमें, फॉरेन करेंसी में, यानी कि यहाँ पे एक देश से, यानी कि हमारे देश से फॉरेन करेंसी जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। इट इज डिमांडेड बाय द इंडियन रेसिडेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, है ना। और इंडियन रेसिडेंट्स जो है वो किस केसेस में डिमांड करते हैं किसको, फॉरेन करेंसी को। तो पहला हमारा आ जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, द पेमेंट इज मेड बाय द इंपोर्टर, द पर्सन हु इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जब भी गुड्स को इंपोर्ट करा जाता है, बाहरी कंट्री से परचेज करा जाता है, तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो इंपोर्टर करता है, यानी कि जिसने गुड्स खरीदे हैं बाहरी कंट्री से। और ये पेमेंट यूजुअली किसमें होती है, फॉरेन करेंसी में होती है, दस क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यानी कि जिससे क्या होता है कि एक डिमांड आ जाती है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस फॉरेन एक्सचेंज के लिए। दूसरा हमारा आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी कि जो वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं जो अब्रॉड भेजे जाते हैं, यानी कि यहाँ से इंडियन रेसिडेंट्स जो है बाहर के किसी कंट्री में किसी और को पैसे जब ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ही बिना किसी पर्पस के, बिना किसी मोटिव के, वो एक वन साइडेड ट्रांजेक्शन होता है, तो तब यहाँ पे डिमांड आती है। दीज आर दी ट्रांसफर मेड बाय द पर्सन्स फॉर फ्री, है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर ट्रांसफर होते हैं, ये फ्री के लिए कराए जाते हैं। इट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट्स एंड ग्रांट सेंट बाय द गवर्नमेंट और अ पर्सन टू अदर कंट्रीज, है ना। और क्या 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 आते हैं इसके अंदर, अब इसमें गिफ्ट्स और ग्रांट हो गए जो गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट्स को सेंड करती है, या फिर कोई दूसरा पर्सन जो है किसी दूसरे को बाहर कंट्री में पैसे भेज रहा होता है तब। These are called unilateral transfer because they are not made to get something in return, and because of this reason foreign exchange is required, है ना। तो इसको हम यूनिलैटरल या फिर वन साइडेड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ट्रांजेक्शन इसलिए करे जाते हैं कि हमें बदले में इसके कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और फॉरेन एक्सचेंज इसके लिए लेकिन डिमांड होती है, यानी कि यहाँ पे डिमांड अराइज करती है ऐसे ट्रांजेक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर इफ फॉरेनर इज वर्किंग इन इंडिया, इट मीन्स दैट ही इज अर्निंग इनकम इन इंडियन रुपीज। नाउ इफ द फॉरेनर वांट्स टू सेंड मनी टू द फैमिली, ही विल हैव टू गेट द करेंसी एक्सचेंज रिजल्टिंग इन एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, है ना। यानी कि अगर फॉरेनर है वो इंडिया में काम कर रहा है और इंडियन रुपीज अर्न कर रहा है, पर उसको अपनी फैमिली को वापस से अब्रॉड पैसा भेजना है, तो वो इंडियन रुपीज सेंड नहीं करेगा बल्कि अपनी कंट्री की करेंसी जो है उसको सेंड करेगा और वो उसको एक्सचेंज कराएगा, जिससे कि एक डिमांड जो है वो यहाँ पे अराइज होगी। तीसरा हमारा जो टूरिज्म होता है, टू पे फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग इंटरनेशनल टूर्स, टूरिस्ट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज विच क्रिएट डिमांड फॉर इट, है ना। यानी कि यहाँ पे अब जैसे टूरिज्म होता है, इंटरनेशनल टूर होते हैं, तो जो टूरिस्ट है उनको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है उस कंट्री की, जिससे कि वहां पे वो अपने जो स्पेंड है वो कर सके, जिससे ये डिमांड क्रिएट हो जाती है। फॉरेन टूरिस्ट विल क्रिएट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, और फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को क्रिएट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्रिएट करेंगे। चौथा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय इंडिया इन अदर कंट्रीज, फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया करती है दूसरे कंट्रीज में, तो फॉरेन एक्सचेंज तब भी रिक्वायर होते हैं कि बाहरी कंट्रीज में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे डिमांड अराइज होती है फॉरेन एक्सचेंज के लिए while making investment abroad, है ना, ये अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पांचवा हमारा है लैंडिंग अब्रॉड, यानी कि जब पैसा लोन पे देते हैं किसी अब्रॉड को, किसी भी एंटिटी को। इफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन्स टू फॉरेन कंट्रीज एंड इंडिया विल डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, नहीं, अगर इंडिया यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है किसी फॉरेन कंट्री को, तो इंडिया को उस फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी। वहीं पे बात करें सिक्स रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन्स। अगर हमें कोई रिपे करना है किसी बाहर कंट्री से लिया गया लोन या फिर उसका इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भी डिमांड जो है वो अराइज होती है। लोन्स अलोंग विद द इंटरेस्ट आर पेड टू फॉरेन लेंडर्स, देयर इज अ नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि यहाँ पे अगर लोन्स पे करे जाते हैं इंटरेस्ट के साथ फॉरेन लेंडर्स को, तो फॉरेन एक्सचेंज में पे कराएगा। इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट टाइम परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, यानी कि जब अब्रॉड से कोई एसेट्स को परचेज करते हैं तो हम उनकी करेंसी में पेमेंट करते हैं, जिससे कि डिमांड अराइज होती है। ऐसा हम यहाँ पे एसेट्स परचेज कर सकते हैं जैसे कि लैंड, शेयर, बॉन्ड्स एसेट्रा।
और 8 है हमारा स्पेक्यूलेशन, व्हेन पीपल अर्न मनी फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपको पता है कि कोई करेंसी फॉरेन करेंसी जब उसकी वैल्यू ऊपर जाने वाली हो और आप उसमें इन्वेस्ट करके उससे कुछ प्रॉफिट कमा लें, तो ऐसी प्रोसेस को हम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। इस पर्पस के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना होता है, तो इससे डिमांड क्रिएट होती है। एग्जांपल के तौर पे इफ इंडियन रेसिडेंट थ्रू एनालिसिस एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर टू बी हाई इन द फ्यूचर, ही और शी विल बाय मोर यूएस डॉलर टुडे। यानी कि अगर आप स्पेक्यूलेट करते हैं, अगर आप फोरकास्ट करते हैं, ऐसे अंदाजा लगाते हैं कल को यूएस डॉलर की जो प्राइस है, ये वैल्यू जो है बढ़ने वाली है इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज, तो आप आज उसे खरीद के रख लेते हैं और फिर कल जब उसकी वैल्यू हाई होती है आप उसे बेच देते हैं इन रिजल्टिंग अ प्रॉफिट, है ना। तो ऐसी प्रोसेस को हम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। और इस स्पेक्यूलेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे डिमांड काफी होती है बिकॉज आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर रहे हैं। द मेन गोल ऑफ स्पेक्यूलेशन इज टू अर्न प्रॉफिट व्हेन डॉलर बिकम्स एक्सपेंसिव। तो इस केस में अगर आप देखें स्पेक्यूलेशन का मेन गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना जब बाद में डॉलर की वैल्यू एक्सपेंसिव हो जाती है। वहीं पर बात करें कि क्या रीजंस हैं फॉर राइजिंग डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजिंग इन द फॉलोइंग सिचुएशन। The demand for foreign currency rises because of the appreciation of domestic currency. It can also be said that there is a depreciation in the price of the foreign currency, है ना। तो देखिए जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो तब बढ़ जाती है जब हमारी खुद की डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी कि एप्रिसिएशन होता है। इट कैन बी सेड दैट देयर इज डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी ना। और आप यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो वहाँ पे दूसरी जो फॉरेन एक्सचेंज है फॉरेन करेंसी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिफर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, है ना। यानी कि एप्रिसिएशन का मतलब जैसे कि पढ़ा था कि जब हमारी खुद की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू में बढ़ रही है। एग्जांपल के तौर पे अगर $1 की वैल्यू हमारे लिए फॉल करती 94 से 90 पे, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एप्रिसिएशन है। देन इट मींस दैट देयर विल बी मोर गुड्स परचेज्ड विद द सेम रुपीस, यानी कि यहाँ पे ज्यादा गुड्स अब हम जो परचेज कर सकते हैं सेम रुपीज से, है ना। अगर आपने मेरा एप्रिसिएशन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर चेकआउट करना, आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। दिस इंडिकेट दैट इंपोर्ट फ्रॉम द यूएसए विल इंक्रीज एज अमेरिकन गुड्स बिकम चीपर, है ना। जैसे ये इंडिकेट करता है कि हमारे लिए एज इंडियंस यूएसए के गुड्स जो है वो चीपर पड़ेंगे एप्रिसिएशन के केस में और हम उसको ज्यादा परचेज कर सकते हैं। जैसे अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी किसकी, इंडिया में यूएस डॉलर्स की, बिकॉज हम यहाँ पे डॉलर्स और परचेज करेंगे, हमारे लिए अभी वो सस्ता पड़ रहा है एप्रिसिएशन के केस में। वहीं पे डेप्रिसिएशन के केस में चीज उल्टी हो जाती है, वाइस वर्सा। दूसरा यहाँ पे व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल्स इट्स डिमांड्स फॉल और स्पेक्युलेटिव पर्पस राइजेस एज नाउ इट इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, है ना। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस है फॉरेन करेंसी की अगर वो फॉल करती है तो यहाँ पे डिमांड जो है उसकी वो भी यहाँ पे स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए राइज हो जाएगी। स्पेक्युलेटिव पर्पस यानी यहाँ पे से पैसा कमाने के लिए कि अब आप एक्सपेक्ट करेंगे चीप पे परचेस कर लें और बाद में जाके जब दाम बढ़ जाए उसको तो आप उसे बाद में भेज देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ये लो प्राइस पे अवेलेबल है। तीसरा यहाँ पे अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट ऑफ $1 to 94 और टू $1 to 90 इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, है ना। तो आप देखें अगर एक्सचेंज रेट फॉल होता है, वो $1 94 से 90 फॉल होता है डॉलर के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ा देता है अब्रॉड में। अगर हम बात करें डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके से बनाया जाता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिमांड है हमारा किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एग्जांपल के लिए इंडियन रुपीस और डॉलर को लिया है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आप देखें यहाँ पे जो दो हमने वेरिएबल लिए हैं, एक तो हमारा है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा हमारा है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, वो एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इट मींस दैट हायर द रेट द लेसर विल बी द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जितना ज्यादा हाई रेट होगा एक्सचेंज का उतनी कम उसकी डिमांड हो जाएगी, है ना। काफी ऑब्वियस है, अगर रेट ज्यादा हाई है तो आप उसको फिर नहीं खरीदेंगे, परचेज नहीं करेंगे। ड्यू टू दिस रीजन द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इस कारण से जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो डिमांड कर्व को वहां पे डाउनवर्ड की तरफ स्लो करता है। The relationship between the rate of foreign exchange and the quantity demanded for the foreign exchange can be illustrated graphically with the help of the downward sloping curve। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे y एक्सिस पे ले लिया है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि हमारा प्राइस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस, है ना। यानी कि रुपीस के टर्म्स में कितना हमें डॉलर पड़ रहा है, तो ये हमारा y एक्सिस पे आ गया प्राइस। एक्स एक्सिस में हमारी क्वांटिटी आ गई, किसी क्वांटिटी डॉलर की क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी हम परचेस करेंगे। तो अगर हमारे यहाँ पे जो रेट है डॉलर का अगर वो R1 रहता है तो हम Q1 क्वांटिटी ऑफ जो डॉलर्स है उन्हें परचेस करेंगे, क्योंकि अभी R1 कम रेट है। पर वहीं पे अगर रेट बढ़ जाता है R1 से R2 पे, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, Q1 से Q2 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो A से यहाँ पे B की तरफ मूव करता है, बिकॉज एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है यहाँ पे डेफिनेटली गिरेगी।
नेक्स्ट हमारा आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किस तरीके से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारी आती है। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व्स रिसीट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी रिसीट्स यानी कि जो भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम रिसीव कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, दस इट इंडिकेट्स द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी इनटू डोमेस्टिक कंट्री। द मेजर सोर्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आता है। अगर हम मेजर सोर्सेस की बात करें फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई की, तो पहला है एक्सपोर्ट्स, यानी कि जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है, व्हिच इज अ गुड थिंग। व्हेनेवर द फॉरेनर परचेसेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंट्री, द पेमेंट इज मेड बाय द फॉरेनर इन फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जब भी हमारे कंट्री से कोई फॉरेनर गुड्स परचेस करता है तो वो पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में करता है। इससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं वो यहाँ पे हमारे लिए जो करेंसी के फॉरेन एक्सचेंज की इनफ्लो है उसको लेके आते हैं। There is an increase in the supply of foreign exchange in India's foreign exchange market। दूसरा यहाँ पे है वन साइडेड या फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर है ना, जैसे कि हमें पता है यूनिलैटरल यानी वन साइडेड होते हैं, यानी कि बाहरी कंट्री से अगर कोई हमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज सेंड कर रहा है किसी इस कंट्री में फॉर फ्री, तो वो हमारे यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अंदर यूजुअली गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आते हैं जो गवर्नमेंट बेचती है या फिर कोई दूसरा पर्सन जो यहाँ पे गुड्स बेचता है। एग्जाम्पल के तौर बोल सकते हैं कि कोई इंडियन अगर अब्रॉड वर्क कर रहा है फॉरेन कंट्री में, तो वहां पे वो जो भी इनकम कमाता है वो उसी कंट्री की करेंसी में कमाएगा, और वो जब घर पे पैसा भेजेगा तो वो यूजुअली फॉरेन एक्सचेंज में भेज सकता है। तो इट रिजल्ट इन इंक्रीज द सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। थर्ड है यहाँ पे टूरिज्म। टू पे फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल टूर्स, टूरिस्ट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि यहाँ पे जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं जो अपने इंटरनेशनल टूर पे रहते हैं उनको यहाँ पे करना पड़ता है और उसके लिए उनको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। ए फॉरेन टूरिस्ट कम टू इंडिया, अगर फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे इंडिया में आते हैं तो उनको इंडियन रुपीज जरूरत पड़ती है और वो यहाँ पे सप्लाई करते हैं इंडियन किसको, इंडिया को, अपनी फॉरेन करेंसी से, फिर इंडियन करेंसी ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये इन रिटर्न क्या करती है, सप्लाई बढ़ा देती है फॉरेन एक्सचेंज की इंडिया में। फिर आप देख सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर एफडीआई। FDI refer to the investment by the made to the direct control of the domestic market, है ना, यानी कि FDI वो इन्वेस्टमेंट जो किसी भी मार्केट का डायरेक्ट कंट्रोल लेता हो, किसी भी डोमेस्टिक मार्केट का। यानी कि इन्वेस्टमेंट जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी करती है ना, यानी कि कोई MNC हो गई जैसे कि पिज्जा हट या डोमिनोज, वो इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको हम यहाँ पे FDI बोलते हैं और इससे फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आता है। नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI, है ना, यानी कि जब कोई इन्वेस्ट करता है पर नॉट लाइक फॉर डायरेक्ट कंट्रोल बल्कि एक इनडायरेक्ट कंट्रोल लेता है तो उसको हम बोलते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। FPI रेफर टू द इन्वेस्टमेंट मेड टू अर्न प्रॉफिट इन डोमेस्टिक मार्केट। दीज आर मेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये आप देखें यहाँ पे ये पूरे तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जैसे शेयर्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होता है। और कोई भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी सिक्योरिटी का परचेज जो होता है वो लीड करता है कि इसमें इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो कि हमारे इंडियन शेयर मार्केट में आता है। अगर हम बात करें क्या रीजंस हैं सप्लाई का बढ़ने का फॉरेन करेंसी का, तो पहला हमारा आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी rises because of depreciation of domestic currency. It can also be said there is an appreciation on the price of the foreign currency. तो आप देखें पहला कारण जो है कि अगर जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है, यानी कि जब इंडियन रुपीज कमजोर पड़ जाता है किसी बाहरी करेंसी के अगेंस्ट, तो उस केस में जो है सप्लाई बढ़ जाती है, बिकॉज उनके लिए फिलहाल अभी इंडियन रुपीज जो है वो काफी ज्यादा चीप है। अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले तो अगर एक $1 की वैल्यू 90 to 94 जाती है तो वहां पे जो अमेरिकन है उनके लिए यहाँ पे रुपीज जो है वो काफी ज्यादा चीप पड़ चुका है, बिकॉज अब वो $1 पे करके पहले 90 रुपीज की कमोडिटीज परचेज कर रहे थे, लेकिन अब उसी सेम $1 में अब उनको 94 की कमोडिटी मिल रही है। It means that more goods will be purchased in rupees with the same dollar. This indicate that export to the USA will increase, है ना। और इस केस में एक्सपोर्ट्स भी जो है वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज अब इंडियन गुड्स जो है वो चीपर बढ़ गए किसके लिए, अमेरिकन के लिए। इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ US डॉलर इन इंडिया, और इससे अल्टीमेटली जो है US डॉलर की सप्लाई जो है वो इंडिया में बढ़ जाएगी। दूसरा यहाँ पे व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज द टेंडेंसी फॉर स्पेकुलेटिव गेन, है ना। वापस से देखें कि प्राइस अगर इस तरीके से गिरता है तो वापस से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे बढ़ सकती है, जिससे कि सप्लाई बढ़ सकती है। राइज इन द एक्सचेंज रेट्स ऑफ $1 to 90 rupees to 94 increases the purchase by the non resident in India, ना। और यहाँ पे आप देखें कि अगर यहाँ पे डॉलर अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है $1 से 90 से 94 आता है, तो जो NRI है वो यहाँ पे भी जो परचेज करना ज्यादा चालू कर देता है इंडियन रुपीज को, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है। अगर हम बात करें सप्लाई कर्व की, तो सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व है। हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स रहेंगे, पहला हमारा होगा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि डॉलर का रेट हमारे लिए कितना बढ़ रहा है, और डॉलर की सप्लाई। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि अगर कोई एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल उसके साथ बढ़ेगा, यानी कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगी। This means that the higher the rate of foreign exchange, the higher will be the supply of foreign exchange and vice versa। और यहाँ पे सप्लाई के अधिकार देख सकते हैं किस तरीके से अपवर्ड स्लोप करता है। The relationship between the rate of the foreign exchange and the quantity supplied of foreign exchange can be illustrated graphically with the help of the upward sloping curve, है ना। तो आप देख सकते हैं y एक्सिस पे हमारे पास ये रेट है
अगर रेट R1 है तो वहां पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो है वो Q1 है, वहीं पे अगर रेट R1 से बढ़ के R2 हो जाता है तो जो हमारा सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ के Q1 से Q2 हो जाती है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जैसे सप्लाई किस तरीके से रेट के साथ बढ़ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन की, दोनों हम देखा था डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे डीवैल्यूएशन भी कर चुके हैं डिस्कस और डेप्रिसिएशन भी कर चुके हैं। ये दोनों के दोनों यहाँ पे जो फिनोमिना है ये तो अलग अलग एक्सचेंज रेट में आते हैं, दोनों का मीनिंग काफी सिमिलर है पर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे अगर हम बात करें मीनिंग की तो डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन इंक्लूड्स अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, है ना, यानी कि डीवैल्यूएशन यहाँ पे रिडक्शन है किसकी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में। वहीं पर डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो डेप्रिसिएशन क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, किसके टर्म्स में, किसी भी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर। तो आप देखें दोनों में जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज रेट सिस्टम का है, एक फिक्स्ड है और दूसरा फ्लेक्सिबल है। अकरेंस की अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट के कारण अकर करता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिवैल्यूएशन, बिकॉज गवर्नमेंट इंटेंशनली उसकी वैल्यू कम ज्यादा करती है। वहीं पर अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की तो ये मार्केट फोर्सेज जो है वो डिटरमाइन करती है डिमांड और सप्लाई की। वहीं पर डिमांड और सप्लाई दोनों के इंटरैक्शन से मार्केट इफेक्ट होता है जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में चेंज आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें क्विक एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।